बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वो जमात है जिसने माजी की हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज किए, धरने दिए, मकबूलियत भी इसी चीज़ से मिली और इमरान खान साहब खुद ये दावा किया करते थे कि हमने पाकिस्तान की आवाम को सियासी शऊर बख्शा है। और आज इसी जमात की हुकूमत भी है, चौथा साल इनकी हुकूमत को शुरू हो गया है और आज इसी जमात के ख़िलाफ़ तकरीबन तमाम ही जमातें सड़कों पर नज़र आ रही हैं। एक तरफ पीडीएम है, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक तरफ जमात इस्लामी है। हर किसी के जलसे हो रहे हैं। लाहौर में और इस्लामाबाद में टीएलपी के कारकुनान की तरफ से धरना दिया जा रहा है। बाकी सियासी जमातें जो हैं वो महंगाई पर इस वक्त एहतजाज करती दिखाई दे रही हैं और महंगाई की अगर बात करें तो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप सड़कों पर किसी से भी बात करें, आपको हर कोई इस हुकूमत से महंगाई का शिकवा करता दिखाई देता है। कुछ सर्वेज जिसकी ऑब्वियसली 2-3 दिन पहले भी बात हुई, एक दफ़ा दोबारा उसका जिक्र करते हैं। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से, जो कि एक बहुत ही मारूफ बैनुल-अक़वामी जरीदा है, उन्होंने 43 कंट्रीज़ की महंगाई के हवाले से स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो शाया किए और इस रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के इन 43 कंट्रीज़ में से 43 ममालिक में से चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 9% रही है। और अगर इस खित्ते की भी हम बात कर लें, क्योंकि ये हुकूमत आपको मुख्तलिफ मौक़े पर बहुत सारी चीज़ों का कंपैरिजन इस खित्ते के दीगर ममालिक के साथ करती दिखाई देती है, तो अगर खित्ते का हम जिक्र करें तो महंगाई के हवाले से भारत में जो शरह है वो 4.3% है, 16वां नंबर है। फिर इसी के अलावा दूसरे नंबर पे जो है वो यहाँ पर जनूबी अमरीकी मुल्क जो है अर्जेंटाइन, उसको गिना गया है और फिर टर्की जो है उसका शुमार होता है और उसके बाद ब्राज़ील है। तो ये पाकिस्तान की महंगाई की सूरत हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ ऐसे बयानात सुनाई देते हैं ख़ुद हुकूमती लोगों की जानिब से। कुछ वज़रा हैं, आपको याद होगा एक वज़ीर ने कहा कि भाई आप अवाम यानी कुर्बानी दे दे और 100 में से 9 दाने जो हैं वो कम खा लें। अवाम को चाहिए कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे, तो अवाम तो ऑलरेडी कुर्बानियाँ दे रही है। फिर एक और मशहूर बयान कि एक्सलेटर पर इस वक्त हमने पाकिस्तान की मईशत के पाँव रखा हुआ है और जब गाड़ी तेज़ चलती है तो फिर ये महंगाई भी बड़ी तेज़ी से ऊपर जाती है। फिर हाल ही में गवर्नर स्टेट बैंक ने जो बयान दिया है और डॉलर की कीमत ऊपर गई है, पाकिस्तानी रुपया जो है वो डीवैल्यू हो रहा है, रुपए की कदर गिरती चली जा रही है। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक जो है उसमें अच्छा पहलू दिखाते हैं। बाहर अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुसूसी तौर पे जो वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को खुश करने के लिए, और वो ये कहते हैं कि देखें जी, अगर रुपए की कदर गिरी है और डॉलर ऊपर गया है तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उनको फ़ायदा होता है। ये बयान भी सुना दीजिए और इसके बाद इस पर कुछ रिएक्शन भी आया, आपको वो भी सुनाएंगे। एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है लेकिन कुछ लोगों का फायदा। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है। तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। मैंने आज तक किसी गवर्नर स्टेट बैंक को ये कहते हुए नहीं देखा कि डिवैल्यूएशन बहुत अच्छी चीज है। इससे ये पता चलता है स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है, ये किसी और मुल्क का गवर्नर है जहां के डिवैल्यूएशन को अच्छा समझा जाता है। डिवैल्यूएशन ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये लोग जो हैं ये बेसिकली IMF की तरफ से लिक्विडेटर आए हुए हैं। पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अपनी सारी कमाई डॉलरों में है, इसलिए कि सारी उम्र इस मुल्क से बाहर रहा है, उसको इन गरीबों का पता नहीं है कि डॉलर, और ये खुद ही हजरत क्या करते थे। अच्छा, कहते हैं ना, इमरान खान को जवाब देने के लिए किसी और को जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को जवाब देता है। आप उसकी अपनी तकरीर है, उसी का कहना था ना कि डॉलर जब ऊपर जाता है इसका मतलब है कि इमरान चोर है, डाकू है। तो अब आप बताएं कौन चोर और कौन डाकू।
सो ये बयान और ओवरऑल महंगाई को लेकर जो हुकूमती पॉलिसीज़ रही हैं और जिस तरीके से इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उस पर अपोजिशन की जमातों के एहतजाज के कुछ क्लिप्स आपने देखे। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के MNA हैं। और कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं पहले अपोजिशन से आगाज़ करना चाहूँगी। राना तनवीर हुसैन साहब, ये फरमाइएगा कि अब आप लोग जो हैं सभी सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आपका PDM का एहतजाज है, मुख्तलिफ शहरों का शेड्यूल आपने जारी किया है, फिर कराची में हम देख रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जलसे कर रही है। मुझे ये बताएं कि ये महंगाई जिससे ज़ाहिर है तमाम ही लोग, पूरा मुल्क ही मुतासिर है, कितना फ़र्क आप डाल सकेंगे या हुकूमत को कितना आप प्रेशराइज कर सकेंगे, कितना हुकूमत पर दबाव डाल सकेंगे कि इस महंगाई के इशू को वो सीरियसली ले और आवाम को रिलीफ दे सके? देखें सादिया, मैं एक बात आप बताऊँ, एक तो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, हर सेगमेंट और सोसाइटी जो है वो सरापा एहतजाज है। हर आदमी 12 करोड़ आवाम इस महंगाई पे सरापा एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है जी, वो बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन हमारा ये नहीं कि ये कोई उसमें कोई महंगाई में कमी करेंगे या उसमें कोई हम रिलीफ दिला सकेंगे। आप तो कहते हैं ये इस्तीफा दें और जाएं। हाँ, मैं यही कहने लगा था, क्योंकि इनमें वो नहीं एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, इनकी बेस जो है वही डिफेक्टिव है, इनकी पॉलिसीज, इनकी सोच, इनकी अप्रोच। आप जो अभी आप बात सुना रहे थे गवर्नर स्टेट बैंक की, चले मिनिस्टर्स की भी आपने सुनाई है, 1-2 मिनिस्टर्स नहीं, इन 3 सालों में कई जो कराना बयान दिए हैं मिनिस्टर्स ने। लेकिन एक ऐसा शख्स जो नॉन ए पॉलिटिकल है और उसका सियासत के साथ तल्लुक नहीं, वो अपने आप को टेक्नोक्रेट कहता है, वो IMF का मुलाजम है। चले IMF के सारे एजेंडे इधर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो बात इस किस्म करे जो पॉलिटिकल, जो आपने कहा कि जी वो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज को खुश करने के लिए ये बात कर रहा है, जो उनके वोटर वो कर रहे हैं कि शायद हमारे वोट ये बन जाए। तो मैं समझता हूँ एक पढ़े लिखे बंदे, एक ऐसे टेक्नोक्रेट बंदे से जो कहता है कि जी मैं एक्सपर्ट हूँ इन चीज़ों का, उससे इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। बिल्कुल बहुत ही मैं समझता हूँ ये एक उस अदारे की तौहीन है। और इसने वही जो मांडीवाला साहब ने बात की है, उन्होंने कहा किसी और मुल्क का नहीं, ये उन मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो कहते हैं पाकिस्तान का जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो, उनकी जो डिमांड होती है वही वो बात कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है और मैं हैरान हूँ। और फिर कोई प्रोपोर्शनेट होता है, कोई परसेंटेज होती है। आपने तो वो काम कर दिया है जिसका करके। चलिए इन तमाम चीज़ों पे ऑब्वियसली पॉलिसीज पे मैं बात करूंगी, लेकिन आपने ऑपोजिशन के हवाले से ये कहा, खुसूसी तौर पे PMLN, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों ये बात की है कि अब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफ़ी हों और घर जाएं, तो आप कहते हैं कि ये एहतजाज इसलिए नहीं है कि आपको लगता है कि इन पर दबाव पड़ेगा, सड़कों पर लोग आएंगे तो फिर ये कोई पॉलिसीज अपनी बेहतर कर लेंगे या महंगाई कम हो जाएगी। आपका एहतजाज इसलिए है कि ये इस्तीफा दे के घर जाएं। इस दैट करेक्ट? उसी में उस सोल्यूशन ही यही है। और सोल्यूशन अगर हो ना, ठीक है, तो बिल्कुल वो करें, लेकिन ये आप कहते हैं सोल्यूशन ही ये है। कायरा साहब, आपका पहले मौकफ ये महंगाई के हवाले से ही, क्योंकि आप भी एहतजाज करें, सभी एहतजाज करें। आज मुराद अली शाह साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की, आज बड़ी पुरजोश उनकी तकरीर भी थी। उन्होंने कहा कि हल सिर्फ ये है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बना दें और वही हल निकालेंगे। लेकिन क्या वाकई इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं किसी सियासी जमात के पास, आपको लगता है इनका हल मौजूद है, या ये एहतजाज, धरने, सड़कों पर आना सिर्फ और सिर्फ ये सियासी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? सादिया, एक तो सियासी जमातें सियासत करती हैं, सियासी नैरेटिव बिल्ड करती हैं, सियासत के जरिए मसाइल हल करती हैं। जब सियासत नहीं होती तो फिर मुल्क इन हालात का शिकार होता है। तो सियासत को बुरा न कहिए कि सियासत होती है, सियासत तो होनी चाहिए, सियासत हो नहीं रही। दूसरा सवाल कि सियासी जमातें, अपोजिशन की जमातें तो कह रही है महंगाई है, महंगाई है, इनको जरा एक तरफ रख दीजिए। आपका क्या ख्याल है, महंगाई नहीं है? ये जो आपके साथ कैमरा मैन है, इनसे पूछिए महंगाई नहीं। मैंने तो प्रोग्राम के आगाज में कहा कि महंगाई है।
नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आपने सवाल इस तरह पुट किया ना सादिया कि अपोजिशन कह रही है। सो इस वक्त अपोजिशन तो लोगों की जबान बोल रही है कि पाकिस्तान का फर्क, महंगाई तो पिछले 3 साल से हो रही है। अब तो ये हुआ कि वो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, अब तो वो हाल हुई है कि ऊंट की कब्र पे अब आखिरी तिनका आया है, अब लोगों की सकत खत्म हो गई है, इसलिए लोग चीख पड़े हैं और अपोजिशन में भी उसको इलेक्ट किया है। हुकूमती इत्तेहादी भी, आप PML किसी मेंबर से बात कर लीजिए, आप PM से बात कर लीजिए, बल्कि अब तो हुकूमत के अपने जो लोग हैं वो अवाम के इस्तिश्ताल को, इर्ताश को इतनी हीट महसूस कर रहे हैं कि अब वो भी प्राइवेट महफिलों में कहते हैं कि हम तो कम नहीं कर सकते फेस लोगों को, और वो भी हमारे साथ इस बात पे मुत्तफिक है। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? इसका हल क्या ये निकाल सकते हैं? पिछले 3.25 साल में क्या किसी सेक्टर में, कोई एक सेक्टर उसमें कोई बेहतरी आई, कोई रिलीफ मिला, कोई अकाउंटेबिलिटी ही हुई? वो भी नहीं हुआ। तो अब क्या हो सकता है? एक जमहूरी तरीका यह है कि हम मुतालिबा करें, हम एहतजाज करें, एहतजाज करें, हम लोगों को मोटिवेट करें, मोबिलाइज करें और इस हुकूमत में दबाव डाल के या तो असेंबलियों के अंदर से या फिर इनको मजबूर करके फारग करें, नए इंतखाबात हों और आजादाना हो। अब रही बात किसी जमात के पास आपकी नजर में भी हल इनको भेजना ही है, दोबारा इंतखाबात होना ही है? नहीं सादिया, एक मिनट, आपने फरमाया कि क्या किसी जमात के पास इनका हल है चीजों का? सादिया, आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूं, 2008 में हमारी गवर्नमेंट बनी थी, इन्फ्लेशन इससे ज्यादा थी, दहशतगर्दी का आलम यह था कि कोई शहर, आपकी कोई जो है इबादत गाह, आपका स्कूल, आपके इदारे, आपका GHU, आपके थाने महफूज नहीं थे। पाकिस्तान में कोई बंदा आने को तैयार नहीं था इन्वेस्टर, और उन हालात में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनकम भी गिरी हुई थी, एक्सपोर्ट्स भी गिरी हुई थी। हमने आके क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला? नहीं दिया। क्या हमने रिकॉर्ड, आज तक उतनी नहीं हो सकी, क्या हमने रिकॉर्ड तजारत नहीं की? क्या हमने लोगों को उनकी इनकम बढ़ाने के लिए हमने तनख्वाहें बढ़ाई, हमने जमींदारों को उनकी फसलों की कीमतें दी, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया? एग्रीकल्चर के हवाले से तो यकीनी तौर पे कायरा साहब, यकीनी तौर पे रूरल इकोनॉमी की अगर बात करें तो उस वक्त बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें खुद हमने देखी हैं, उस टाइम पे बढ़ी थी, इस चीज से मैं इनकार नहीं करूंगी। मुझे अगर इजाजत दे दीजिए, मैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, ये पॉलिसीज जो मईशत के हवाले से हैं, चले इस जी कायरा साहब मुकम्मल कर लीजिए। जी फरमाइए। मैं ये कह रहा कि अगर हमने कल किया, परसों किया, हमने रोजगार दिए, हमने पाकिस्तान के अंदर, हमारे तो हम पे इल्जाम है कि हमारे दौर में 6,000 अरब का कर्जा पड़ा, ओके, लेकिन हमारे दौर में $150 बैरल तेल भी हुआ, हमारे दौर में आलमी बहरान आया दुनिया में, उस वक्त भी बहुत बड़ा करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ। हमने वो सारा कुछ अवाम पे पास ऑन नहीं किया, हमने उसको बर्दाश्त करने की कोशिश की, और हमने बहुत सारे सेक्टर्स में तनख्वाहें, पेंशनें, डायरेक्ट सब्सिडीज, इन सबको बढ़ा के लोगों को रिलीफ दिए। उस नतीजे में अगर हमारे दौर में कर्जा, गॉट योर पॉइंट। मैं अगर राइट, मुझे इजाजत दीजिएगा, मूविंग ऑन, मैं सेनेटर साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी फिलहाल अगर हम इस पे बात ना करें कि मईशत की पॉलिसीज आपकी कितनी कामयाब रहीं, कितनी नाकाम रहीं, एक सवाल जिसका पहले तो जवाब चाहिए कि इनकंसिस्टेंसी क्यों है इस हुकूमत की मौशी पॉलिसीज में? चाहे वो अफराद के हवाले से देख लें, पहले असद उमर साहब के हवाले किया गया, फिर हफीज शेख साहब आ गए, अब हफीज शेख साहब कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं, शौकत तरीन साहब आ गए, फिर उसके बाद अगर आप देखें पहले साल IMF के पास नहीं जाना था, आप अगेंस्ट थे, दूसरे साल आपने कहा IMF को आपने जाना ही जाना है, आपको ज़रूरत पड़ गई है। तो ये बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हमें नज़र आती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। चौथा साल आपका शुरू हो गया है, ये कब तक ऐसे चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीबी, अगर आप सवाल पे हैं तो उसी पे चले जाते हैं। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट आई थी 88 और 90 में, इन्होंने मैक्सिमम 1.5 साल से ज़्यादा नहीं निकाला, और उस वक्त के इनकी आप चीज़ों के कंपैरिजन हमसे करना शुरू करें, हमारी पहली दफ़ा हुकूमत से, तो आपको लाख दर्जे बेहतर नज़र आएंगे। दिस इज़ नंबर 1।
नंबर 2, ये जो पॉलिसीज होती हैं ये अशखास डिफाइन नहीं करते होते कि कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर आएगा और क्या होगा। ये हमेशा एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, एक पॉलिसी होती है। और हमारी गवर्नमेंट का पहले था कि सस्टेनेबल ग्रोथ। अब फिगर्स को अगर लेना शुरू कर दें 2018 से 2022 के दरमियान, तो आपको एक थोड़ा सा ना उस पर ग्रोथ की नज़र आएगी। और उसका सबसे बड़ा फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ। 2018 के 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे और उससे पहले जब 30 जून को पहला ईयर एंड क्लोज हुआ था तो $19.5 अरब का उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि मालियाती खसारा तकरीबन $19 अरब था। 19 का जब ईयर क्लोज हुआ तो हम $13.5 अरब पे आए। जब 20 का क्लोज हुआ तो $7.5 अरब पे आए। और इस साल 21 के जून की क्लोजिंग जो है वो $1.8 अरब का आपका मालियाती खसारा था। जितने भी अशखास चेंज हुए, आपकी पॉलिसीज बड़ी कंसिस्टेंट रही हैं, आपका ओवरऑल खसारा कम हुआ है। सो ये आप नहीं कह सकते कि जी क्योंकि आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, हमारा जो ट्रैक था वो अपनी जगह पे जो ग्रोथ का था वो मौजूद रहा है। अब इसको आप अटैच करने की कोशिश कर लें जी इस पॉलिसी के साथ कि जी आपका क्योंकि रुपया डिवैल्यू हो रहा है और स्टेट बैंक का आप कह रहे हैं अफराद तब्दील होते भी रहे लेकिन पॉलिसीज में कोई फर्क नहीं आया, वही पॉलिसीज कंटिन्यू होती रही। लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, मुझे अच्छे तरीके से याद है शौकत तरीन साहब जब आए तो उन्होंने माजी की पॉलिसीज के खिलाफ बात की, आप ही की हुकूमत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। देखिए सादी अभी भी देखें, स्टेटमेंट्स अपनी जगह पे एक होती हैं और हर फाइनेंस मिनिस्टर की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ओवर द ग्रोथ जो फिगर्स कह रही हैं वो नंबर्स यकीनन ये कह रहे हैं कि एज अ होल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपने एक वो ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल फॉलो कर रही है। अब मैं दूसरे फालगुने की तरफ आऊँ जिसमें उन्होंने कहा जी कि डॉलर्स क्योंकि इतना ज़्यादा चढ़ा गया और उसकी वजह बेनिफिट। आज हमारे ज़खायर हैं $19 अरब के। जब नून लीग की गवर्नमेंट 2018 में हुकूमत छोड़ के गई थी, जितनी भी ग्रोथ की बात करें, पैसे सिर्फ $6.5 अरब टोटल हमारा उस वक्त रिजर्व में पड़ा था। आज अगर आप समझते हैं, और मैं आपकी पॉलिसी की बता दें कि जी समझते हैं कि डॉलर्स को नीचे लेके आना है, यकीन जानिए 2 साल के लिए $19 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है। हर साल $5 अरब खर्च करते हैं अगले 2 साल में और ये डॉलर ऑटोमेटिकली 155-160 पे आ जाएगा। हर बंदा राजी, ऑपोजिशन की फॉरेन कमर टूट जाएगी। लेकिन ये बताइए एक सवाल है कि जो रजा बाकिर साहब ने बयान दिया वो दुरुस्त बयान था आपकी नजर में? लेट मी प्रूव माय पॉइंट, लेट मी गेट माय पॉइंट। अगर आप समझती हैं कि 2023 में उसी जगह पे मुल्क खड़ा कर दिया जाए जिस तरह 2018 में हमें दिया गया था, तो ये मुल्क के साथ ज्यादती होगी। आज इस सोच से बाहर निकलना है। ये जो बारियां वाला चक्कर था अब नहीं चलेगा। हमारी हुकूमत आए 2023 में या किसी भी हुकूमत आए, पाकिस्तान एक मुस्तहकम पाकिस्तान होना चाहिए जो कि अपने पैरों पे खुद खड़ा हो बजाय पॉलिटिकल इंटरवेंशन। आज आपको पता है कि IMF के साथ मेजर जो इशू है वो इन्हीं इंटरवेंशन कह रहे हैं कि ये 23 तक हो जाएगा इकोनॉमिकली, आप कह रहे हैं कि बड़ा मुस्तहकम हो जाएगा पाकिस्तान। नहीं, वो तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं मार्च से पहले हो जाएगा। उसकी वजह कि आज पहले देना ब्रेंट की कीमत आज नीचे आना शुरू हो गई है। आलमी कीमतें आज से $1.5 नीचे कम हो गया जी। एंड आई फोरसी कि मार्च तक ये वापस तकरीबन $73-74 तक आ जाएगा। ये $10 का ओवरऑल इम्पैक्ट इस साल वैसे ही हमारे लिए इकोनॉमी ग्रोथ वापस आ जाएगा। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड देखिए आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं हो सकता है लॉजिकल हो, बट मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी में ऑपोजिशन में होते हुए बयान ऐसे रहे हैं, डॉलर के हवाले से आप देख लें या पेट्रोल की कीमत के हवाले से आप देख लें। आज आप लोग सब लोग वही लॉजिक देते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी और सैयारे पर तो हैं। तो आज वही लॉजिक जो आप माजी में देते थे वो क्यों अप्लाई नहीं होती आप लोगों पे? क्योंकि उस वक्त PMLN ये तौजीह पेश करती थी, आप लोग कहते थे नहीं, आप इसको करप्शन से, मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक किया करते थे। तो बहुत सारे बयानात हैं जो आज आपके आड़े आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। मैं एक टॉक शो पे गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी इनको शायद ये पता नहीं था, ये अपनी CV में PTI वाले लिखना भूल गए कि जनाब इन्होंने आके ये काम भी कर रहे थे और इनको शायद पता नहीं था। दुनिया में शायद किसी को पता नहीं था कि 2020-21 में कोरोना आएगा और उससे निमटना किस तरह। हम इस साल का क्लोजिंग करके जा रहे हैं 3.96% के ऊपर हमने GDP ग्रोथ अपनी स्टैब्लिश की, बड़ा जबरदस्त था। $1.8 अरब का टोटल हमारा खसारा था। हमने कहा जी चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। उस वक्त अगर आप सिर्फ तेल की कीमत उठा के देखते हो, तेल वो $55-56 पे ट्रेड हो रहा था। अचानक विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स दुनिया शॉक से बाहर निकली और कोविड से और वैक्सीनेशन की वजह से चीजें सप्लाई शॉक आया और अचानक डॉलर $85 बहुत बेहतर होती। मुझे मुख्तसरन अगर सेनेटर साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अगर सिर्फ हाँ या ना में अगर आप जवाब दे सकें, मैं ब्रेक से वापस आकर इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगी। नजर में इस वक्त महंगाई है या नहीं? महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट अपने फ्रंट फुट पे जाके उसको जो तदारुक है उससे ज्यादा बेहतर तरीके से हम कर रहे हैं। और मैं इसकी फिगर आपको जो है ना ब्रेक के बाद आपको समझाऊंगा कैसे। जी
ठीक है, चलें, शुक्र है आपने ये मान लिया कि महंगाई है। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली सेनेटर साहब ने कहा कि 2023 के इंतखाबात से बहुत पहले ही आपको हालात बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन आप और कायरा साहब ऑब्वियसली ये समझते हैं कि ये इनके बस की बात नहीं है और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि ये हुकूमत घर जाए। अब मुझे ये बताइए कि जो कायरा साहब ने बात की कि कोई ना कोई तरीका कार के दोबारा जल्दी इलेक्शन हो जाएं या इन हाउस कोई तब्दीली आए, तो उसके लिए आप लोग क्यों आगे नहीं बढ़ते या अपोजिशन की जमातें इन हाउस तब्दीली की तरफ क्यों कोई इकदाम करती दिखाई नहीं देती हमें? सादिया, पहले तो मैं आपको जो सेनेटर साहब ने कोई बातें तो की, उनका लॉजिक वैसे बड़े पढ़े लिखे आदमी, मुझे नहीं कोई समझ आई। अच्छा, नहीं आई? पहले तो ये कहते हैं कि वो क्योंकि पॉलिसीज एक गवर्नमेंट की होती है या हुकूमत की होती है या पार्टी की होती है, बंदे इंडिविजुअल मैटर नहीं करते जी। साथ ही जब आपने शौकत तरीन का कहा तो वो कहते नहीं कुछ अपनी भी होती है। दूसरा इन्होंने कहा कि डॉलर का जो रिजर्व थे इनके 6 अरब थे। खैर वो तो गलत बात है, हम 23 पे गए, 14 पे इनको दिया, 14 या 16 पे दिए हैं, ये मैं फिक्र बता रहा हूँ आपको। चले नहीं हो, ये अपनी बात करते हैं। लेकिन जब डॉलर जब रिजर्व इनके पास 25 हैं या पता नहीं कितने कह रहे हैं, 29 हैं या 23 हैं, तो डॉलर पे नेचुरली प्रेशर कम होता है। जब रिजर्व पीछे बैक होता क्या है, जो हम कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़े, एक तो ट्रेड डेफिसिट ऑफ कोर्स होता है, लेकिन साथ ये है कि हमें डॉलर चाहिए, हमें रिजर्व चाहिए, बैकअप चाहिए पीछे, ताकि जब रिजर्व हमारे तगड़े होंगे तो डॉलर नीचे आ जाएगा। लेकिन ये बात उल्टी करते हैं कि जी वो क्योंकि ये हो गया हम भी फेंक सकते हैं। भाई आप कोविड नहीं आता तो आप देखते कितनी बेहतरी होती। मेरी बात सुन ले, बड़ी मैं बात करने लगा। इन्होंने करंट अकाउंट का एक डोंडोरा पीटा हुआ है। करंट अकाउंट जब इन्होंने इंपोर्ट कर्व की, उनको मतलब रोका इंपोर्ट्स को, उसका छोड़ दे कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी पे नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव इफेक्ट आता है उसका जब इस तरह इंपोर्ट्स रोकते हैं। लेकिन चले रोका, आपने करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो बेहतर कर दिया, मीनिंग भाई कि आपको जरूरत नहीं रही डॉलर की। ठीक। आपको जो बाहर से परचेज कर रहे हैं, आप प्रोक्योर कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें, उसके लिए डॉलर की जरूरत नहीं रही क्योंकि आपने इंपोर्ट बंद कर दी। तो नेचुरली डॉलर को नीचे आना चाहिए था। डॉलर की डिमांड सादिया कम हो गई। मैं आपको एज ए टीचर बता रहा हूँ, जब कम हुई डिमांड तो नेचुरली उस मार्केट में उसकी कीमत गिर जाती है। अब ये जो बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह के लॉजिक पेश कर रहे हैं। बाकी रही बात, आपने पॉलिटिकल बात की है, देखिए हर चीज का एक वक्त होता है। हम समझते हैं कि पहले तो ये हनीमून में थे और चले कोविड की बात की, वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन देखिए अब तो चौथा साल शुरू हो गया ना, अब तो आप लोग भी सड़कों पर आ गए कि इतना बुरा हालात कर दिए, महंगाई कर दी है और इनको घर भेजना है, तो फिर बिल्कुल, तो फिर वो कौन सा वक्त होगा? नहीं अब तो वक्त है, यही मैं कहने लगा हूँ कि आप देखो ना, चौथा स्टार्ट हुआ, 3 साल की इन हाउस तब्दीली आ सकती है राना साहब। पहले अगर हम बात करते ना तो शायद लोग इस मूड में थे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी यू बियर मी आउट एंड यू एग्री विद मी कि ये लोग समझते थे नहीं इनको टाइम मिलना चाहिए। आप नहीं सर्वे करते थे, इनको टाइम मिलना चाहिए, बेहतर हो जाएगा, कर लेंगे, इस तरह की एक्सप्लेनेशन है इनकी कोविड। अब लोगों को भी पता चल गया है कि ये नाअहल हैं, नालायक हैं, इनसे कुछ नहीं बनने पा रहा। अभी IMF के पास ये गए, सारी IMF की टीम इन्होंने यहाँ रखी हुई है कि सिर्फ IMF के साथ हमारे मामला बेहतर चलते रहें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सारी टीम इन्होंने रेगुलेटर ला के बैठा दिया और उसको इतनी बड़ी सॉवरेनिटी दी है, तबाही कर दिया कि स्टेट बैंक के गवर्नर को वाइसराय बना दिया, जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं। तो बात ये है कि ये जो चीजें कर रहे हैं, ये टीम सारी फेल होके
लौट के बुद्धू घर को आ रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं अब वो वक्त आ गया है, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे है कि कायरा साहब का जो सजेशन है इन हाउस तब्दीली का, उस पे क्यों नहीं जाते फिर आप लोग? हर वो ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए ये घर जा सकें। अच्छा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम में सख्त ही नहीं है कि इनका बोझ बर्दाश्त कर सके। ठीक है कायरा साहब, मुझे ये बताएं कि जितने महंगाई के हवाले से या अदरवाइज भी आप पेट्रोल की कीमत देख लें, अब डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें राना साहब ने कहीं, आपने कहीं, ओन अब्बास साहब ने कहीं कि करंट अकाउंट डेफिसिट ये कितना जो है वो कर्जे छोड़ कर गए थे। ओन अब्बास साहब कहते हैं कि हम किस तरीके से अदायगियाँ कर रहे हैं, माजी के महंगे प्रोजेक्ट्स बिजली के आए। अवाम जो है ना वो सारी चीज़ें सुनती है, टीवी पर भी देखती है। हम सवाल करते हैं हुकूमत से कि भाई अवाम को फ़र्क पड़ रहा है कि मुझे जो घर में आटा, दालें, चीनी, गोश्त, अंडे, मुर्गी ये चीज़ें जो है बहुत महंगी हो गई, कहाँ से पूरा करें? तो सेनेटर साहब की जमात हमें कहती है कि भाई आप लोग माजी में तो जाएं, आप लोग समझाएं, हम तो आवाम को शऊर देना चाहते हैं कि इन चीज़ों का कनेक्शन माजी की पॉलिसीज से है। तो वो पॉलिसीज अब किस हद तक आपको लग रहा है कि ये डिसकंटिन्यू वाकई कर रही है हुकूमत? अगर तो सादिया पाकिस्तान के कर्जे में कमी हो गई हो, अगर लोगों की जिंदगियों में क्या हो गई हो, अगर तो लोगों की तनख्वाहों में इजाफे हो गए हो, ठीक, पाकिस्तान की इनकम बढ़ गई हो, तो फिर तो मैं मान लूं कि हाँ इसमें कोई बात है। सवाल ये है, मैंने पहले अर्ज की कि हमारे जैसे मुल्कों के अंदर हुकूमतों को बड़े बड़े मसाइल का सामना होता है। जब 2008 में हम आए थे तो अल्लाह न करे उस वक्त जो दहशतगर्दी का आलम था वो आज उसका तसव्वुर नहीं करना चाहिए। उस वक्त आलमी मंडी में जो बहरान आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके नतीजे में पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर गई थी। उस वक्त जो में तेल की कीमतें थी वो 142 से 146 डॉलर का दरमियान कई महीने रही थी, 150 से भी क्रॉस की थी। हमने वो सारे बोझ अवाम पे पास ऑन नहीं किए थे। लेकिन गुजारिश ये है, एक लेमैन के तौर पे, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, लेमैन के तौर पे अगर तो ये हो कि आपने अपनी कमाई से, यानी आपने ज्यादा चीजें बाहर भेजी और कम इंपोर्ट की और उसके नतीजे में आपके रिजर्व बढ़ गए, तो फिर तो पॉजिटिव रिजर्व है। और अगर आप कर्ज लेके, अगर आप महंगे दामों 7 और 8% पे कर्ज लेके अपने बैंक में रखते हैं, अगर आप यूरो बॉन्ड या मुख्तलिफ जो बॉन्ड है जो 5 से 7-8% तक है जारी करके वो अपने पास रखते हैं, तो उसके नतीजे में क्या उसको मैं एक पॉजिटिव बात कहूँ, ये है कि मैं कर्ज लेके अपना बैंक अकाउंट बढ़ा लूंगा, कहूँ मेरा बैंक अकाउंट देख लीजिए कि कौन सा, और ये कोई फिगर नहीं है, ये कोई पॉजिटिव फिगर नहीं होता कि ये बड़ी इकोनॉमी का जो है वो आला सिंबल तो हमें बता सके। कई सारे फिगर्स इकट्ठे करेंगे तो फिर जाकर आपको समझ आएगी। दूसरी गुजारिश है, बहुत सारी चीजें वो हैं सादिया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अपने लोगों की जिंदगी से, अद्वियात है, मसलन आटा है, मसलन चीनी है, मसलन दालें हैं, ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होती, सब्जियां हैं, इनके अंदर मैनेजमेंट कंट्रोल के जरिए भी बहुत सारा फर्क किया जा सकता था। कार्टेल्स के खिलाफ काम करना था इस हुकूमत ने। पहले आटे के कार्टेल के खिलाफ काम किया, आटा महंगा हो गया, किसी कार्टेल के बंदे को नहीं पकड़ा। इंपोर्ट करने की मंजूरी दी है, दवाइयों के कार्टेल के खिलाफ काम किया, दवाइयां बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, कार्टेल में कोई बंदा नहीं पकड़ा गया। चीनी के कार्टेल के खिलाफ कमीशन बना के उसको कहा गया, उसके खिलाफ क्या हुआ, चीनी की कीमतें आसमान पे चली गई, ना बंदा पकड़ा, ना कम की कीमतें कम हुई। तेल के कार्टेल के खिलाफ, तो ये जितने कार्टेल्स के खिलाफ काम किए हैं, अवाम की जिंदगी उतनी हो गई है, सिर्फ यही समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा रिलीफ है। ठीक है, हमारे दौर में कर्जे बड़े थे 6,000, इनके दौर में, हम मुस्लिम लीग के दौर में कर्जे बड़े 8,000, इनके 14,000 हो गए, इनके पिछले 3 साल के अंदर 15,000 अरब कर्जे बढ़े। फिर हमारे बताएं तो ज्यादा कर्जे हो गए। ओके, अब मैं ओन अब्बास साहब, ये जरा ऑब्वियसली आप एक लेमैन से पूछें, ये टेक्निकल टर्म्स उसको नहीं समझ आएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप बड़े अच्छे बताते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वही जो जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक तरीका ये भी होता है, दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज सही नहीं पहुंची।
तो आप लोगों की इनकम बढ़ाते हैं। लोगों की इनकम बढ़ाते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये ऑन अब्बास साहब देखें, ये फीकस आमदन जो है उस पर भी ज़रा बात कर लें। तो आप जब खित्ते के दीगर ममालिक के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो भी आपकी आमदन, फीकस आमदन की मैं बात करी, वो कम हुई है बांग्लादेश के मुकाबले में, भारत के मुकाबले में। तो महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी तो कम हुई है। तीन मेन इश्यूज जो रेज, मैं तीनों का बारी बारी जवाब दूंगा। पहले तो मेरे सीनियर मेंबर्स ने जितना टाइम लिया मुझे भी उतना टाइम दीजिएगा। जरूर। राणा साहब ने फिगर्स का शायद कोट किया कि इनका एंड जो था वो 14 अरब पे था, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ, 18 में ये 7 अरब डॉलर के ऊपर रिजर्व छोड़ के गए थे और हमें वो कोट करें शायद 23 अरब डॉलर, हम आज 19 अरब डॉलर पे हैं। ये तो पहली बात एग्जैक्ट फिगर हो गई। नंबर 2, उन्होंने फरमाया कि अपोजिशन के लिए जनाब बहुत ज़रूरी है इस वक्त निकलना, इस हुकूमत को बाहर करना। इस वक्त अगर अपोजिशन के बाद इतना बड़ा महंगाई का चैप्टर हाथ में आ गया है, तो पहले साल में जब मौलाना फजलुर रहमान के साथ कश्मीर हाईवे पे, तो उस वक्त क्या चीज़ इनके हाथ में आई थी? अपोजिशन पिछले 3.5 साल से ये तय नहीं कर पा रही कि उन्होंने हमारे खिलाफ किस मकसद के तहत निकलना है। रीजन उनके पास कोई नहीं है, इसलिए अवाम भी इनको डाउट का शिकार है। अच्छा। अब ये सिविल सोसाइटी के साथ निकल के महंगाई पे बहुत बड़ा रोना तो डाल रहे हैं, लेकिन अभी आपको नहीं लगता आपने रीजन दे दिया महंगाई का? मैं उसमें अभी महंगाई वाली बात पे अभी आ जाता हूँ। आखिरी चीज़ ये बता दें, उन्होंने कहा जी ये डॉलर इसलिए बढ़ रहा है कि जब शायद इनके पैसे, वो मांडवी वाला साहब की फिगर कोट की राणा साहब ने कि जब डॉलर्स में और पाउंड्स में इनके पैसे हैं। बीबी आप हमसे तो कसम उठा लें कि ना हमारी लीडरशिप के हैं। आप बता दें कि एवन फील्ड के फ्लैट्स हमारे नहीं है, मैनहट्टन में जो कॉन्डो फ्लैट है वो हमारा नहीं है। ये उनकी जायदादें, बच्चे, पैसे, कारोबार, फैमिली, शादियाँ, ये सब कुछ इनकी हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट इनका है, इससे हमसे कोई लेना नहीं। अब वो जो लेमैन की थ्योरी कायरा साहब ने फरमाई, मैं उसको थोड़ा जट के तरीके में समझाता हूँ। आप आटे और चीनी पे आ जाएं, सिर्फ आटे और चीनी पे आ जाएं। पाकिस्तान में सबसे महंगा आटा इस वक्त कराची में है, 1400 रुपए का थैला बिक रहा है। और पाकिस्तान में सबसे सस्ता आटा इस वक्त पंजाब में 1100 रुपए 20 किलो का थैला, यानी 55 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, और कराची में 75 रुपए। अब कोई मुझे ये समझा सकता है कि कराची में 75 और लाहौर में 55 रुपए, इसके पीछे रीजन क्या होगी? क्या इमरान खान साहब कराची में आटा महंगा बिकवा रहे? भाई गंदम सिंध में पैदा होती है, फ्लोर मिले सिंध में है, आटा सस्ता क्यों नहीं करते आखिर? उसी तरह आप चीनी की तरफ आ जाइए। हमने कहा 1 नवंबर को शुगर मिलें चल जाएंगी, क्रशिंग स्टार्ट कर देंगी, और इस साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड गन्ना पैदा होने जा रहा है। 100 मिलियन टन, 10 करोड़ टन के करीब इस साल गन्ना पैदा होगा। शुगर मलो ने कार्टेल पैदा कर दिए कि हम 1 नवंबर को क्रशिंग नहीं करेंगे। मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं कि सिंध वाहिद सूबा होगा जहां क्रशिंग 1 नवंबर को शुरू नहीं होगी। वाई? क्योंकि हमारी शुगर मिलें तो हो ना हो, इनकी कंफर्म शुगर मिलें हैं अपनी कारोबारी, और शुगर मिलें जितना क्रशिंग लेट करती है उतना गेन कम हो जाता है गन्ने के काश्तकार का, पेमेंट का प्रेशर कम हो जाएगा, और चीनी का जो रेट कम आना है उसका बेनिफिट शुगर मिल नहीं ले पाएगी। सो ये वो दो जो चीजें जो कि एक सूबा कर सकता है। आखिर सिंध में मुराद अली शाह साहब क्यों नहीं बैठे? सो आप हर चीज को तेल से लिंक मत करें। आपके जट का जो लेमैन थ्योरी है वो आखिर कराची में अप्लाई क्यों नहीं करती? आप सारा कुछ लाहौर को बना के कैसे बना सकते हैं? सो इन चलें मान लेते, अच्छा चलें मान लेते हैं ये कि 18वीं तरमीम के बाद महंगाई, कीमतें, ये वो सब कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये आपका रिलीफ कब देंगे आप? मुझे याद है पीएम, अच्छा मैं कायरा साहब आती हूँ आपकी जानिब, इनकी बात जरा मुकम्मल हो जाए, आप जवाब दे दीजिएगा कि ये जो रिलीफ की बात की थी, पिछले दिनों वजीर आजम साहब ने भी सब्सिडी की बात की थी। जी 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 ऑन अब्बास साहब जी, 1,70,00,000 लोग जो हमारा फूड सपोर्ट प्रोग्राम चलने वाला जी, 17 मिलियन लोग उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं जी। उसके सूनर और लेटर उनको जो है ना वो फूड सेफ्टी फूड सपोर्ट प्रोग्राम है ना, उनको पैसे जाने शुरू हो जाएंगे, जिससे जो 10 बेसिक कमोडिटीज हैं वो उनको सब्सिडाइज रेट पे मिलना शुरू हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा जो गवर्नमेंट यूटिलिटी स्टोर का जो पैकेज रखा हुआ है वो अपनी जगह पे इससे सेपरेट होगा जी। तीसरे नंबर पे इस पे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो पैसा जा रहा है वो गंदम की रिलीज पे है। इस वक्त जो 1100 रुपए का 20 किलो आटे का थैला पंजाब में डेली 8000 टन के करीब जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट बहुत बड़ी सब्सिडी ऑलरेडी दे रही है। और सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाले दिनों में जो अच्छी चीज है, देखें रोजाना शाम को टॉक शो करने का मकसद आवाम को डिप्रेशन देना नहीं है। 2 फसलें आपकी 4 फसलें मेजर आने वाली हैं। चावल की फसल इस वक्त रिकॉर्ड पैदावार, सर वो ऑलरेडी डिप्रेशन में यकीन जाने होने बात साहब। देखें आपको भी शायद मेरे सवाल बहुत बुरे लग रहे होंगे, लेकिन यही सवाल हर हुकूमत से किए जाते हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब भी उनसे यही सवाल था, राणा साहब की हुकूमत से भी यही सवाल मैं करती थी। जो चीजें थी, मुझे एक बात बताइए, सब्सिडी के हवाले से जहां तक मुझे याद पड़ता है, माजी में सब्सिडी को लेकर पीटीआई कहा करती थी कि ये तो सब्सिडी देने से मईशतें नहीं चलती ममालिक की,
आज आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, चलिए फूड आइटम्स पे कर रहे हैं, अच्छी बात है, जरूरत भी है आवाम को, लेकिन आप अपनी तमाम तर स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। बीबी बात सुने आपने, मैंने आपको ना पूरा पैकेज बताया कि एक जगह पे ये सब्सिडी का पैकेज हो गया, दूसरा है कि सिस्टम को खुद इनबिल्ट कर रहा है। मैंने उसकी 3-4 चीजें आपको गिनवाने लगा था। इस साल चावल की फसल रिकॉर्ड आ रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहली दफा जो है ना किसान जो है ना 2000 मन से नीचे चावल का रेट नहीं जाएगा। 300 रुपए मन के हिसाब से 10 करोड़ टन आपका गन्ना इस साल पैदा, अभी होने वाली फसल। सो इकोनॉमी में 2 चीजें ऐड हो गई। और मैं सिर्फ आपको ना पिछले 6 महीने का, अभी मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ना वो स्टेट बैंक का डाटा लिया है, 1400 अरब रुपया एक्स्ट्रा सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा इनकम आई है। और जिसकी फिगर्स अगर आप चढ़े, मेरी बात को छोड़ दें जी, फवाद चौधरी ने ये फिगर कह दिया, आप छोड़ दें, आप सिर्फ स्टेट बैंक का डाटा उठा लें, कम से कम 5 लाख नौकरियां सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा पैदा हुई हैं। अब मेरे जो ऑनरेबल दोस्त हैं वो इस बात को डिनाइल कर जाएंगे, दे हैव द राइट, ऑपोजिशन डिनाइल के लिए होती है, लेकिन जो चीजें इकोनॉमी में सरप्लस खुद ब खुद सिस्टम में बिल्ड कर रहा है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। कायरा साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं। कायरा साहब अगर इजाजत दीजिएगा मुझे ब्रेक से वापस आ जाऊं ताकि आप तफसील से जवाब दे सकें बगैर इंटरप्शन के। और अब्बास साहब तो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अवाम को भी, कायरा साहब को भी, राना साहब को भी, कि जी आप बहुत ही जल्द महंगाई में कमी वाक़ई होती देखेंगे। मजीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पहले कायरा साहब सिंध के हवाले से जरा जवाब दे दें, फिर मैं राना साहब की जानिब जाती हूँ। सादिया, पहली गुजारिश तो यह है कि अगर सिंध में आटा महंगा है और पंजाब में सस्ता है तो ये नेचुरली वहां स्मगल होना शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी से स्मगल हो गया, क्योंकि फ्री फ्लोट है ना, फ्री फ्लोट में चीजें रुक तो नहीं सकती। सो ये जितना बताया जा रहा है उतना नहीं है। हाँ, सिंध गवर्नमेंट ने अपनी गंदम की रिलीजेस बड़ी टाइमली की हैं, उन्होंने अपने गंदम अपने पास स्टोर की हुई है और उस वजह से वहां कोई थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस आया है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अगर यहाँ इतना फर्क हो कि यहाँ 1100 और वहाँ 1400, तो यकीनी तौर पे आज तक वहाँ ट्रकों की लाइनें लगी होती, सारे सिंध में गंदा जो है वो आटा पहुंच रहा होता। दूसरी गुजारिश ये है कि चीनी की पैदा करने वाली 60% से ज्यादा, अव्वल तो को 65-66% है, जो लोग हैं, जो चीनी की मिलें हैं, वो पीटीआई के लोगों की है, इनसे मुंसलिक लोगों की है। एक बंदे का 22% शेयर है चीनी की प्रोडक्शन में। आपकी सो ये कहना कि जी वो सिंध वाले फलां करेंगे, हर चीज के ऊपर बात पास नहीं करनी चाहिए। ये बात कि मुल्क के हालात मुश्किल हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मुश्किल नहीं है, आप रिलीफ नहीं दे पा रहे। अब आप कह रहे हैं जी कि हम 10 चीजें लोगों को सस्ती देनी शुरू कर देंगे। आपका यूटिलिटी स्टोर्स का निजाम अलग से चल रहा है, यूटिलिटी स्टोर 20% लोगों को कवर नहीं करता। आप पूरे मुल्क के अंदर, देहात के अंदर लोगों को किस बुनियाद पे, किस तरीके से वो 10 चीजें सस्ती दे सकेंगे? अगर आपने कोई बाजार लगाए, सस्ते बाजार, तो सस्ते बाजार तो सिर्फ शहरों में होते हैं, देहात में तो नहीं लग सकते। तो जब तक आप, अच्छा तरीका उसका यही है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह आप लोगों को अगर कैश कोई दे देते हैं तो वो कैश की सूरत में उनकी बेहतरी आ सकती है। वरना ये फार्मूले हमेशा ब्यूरोक्रेसी बताती है, बड़े शानदार नक्शे बन के आते हैं, अमलन जब बात आती है तो ये अमलन काम नहीं हो सकते। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि लोगों को खुदारा रिलीफ दो, लेकिन अब रिलीफ से लोगों की हद बढ़ गई, अब लोग इनका एतबार करना छोड़ गए, अब तो इनके तहत ही छोड़ रहे हैं इनको। आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या जिस तरीके से इनका एहसास प्रोग्राम है उसके जरिए अगर कैश दे दें तो शायद बेहतरी आ जाए, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स के बताए हुए रास्ते हैं, ये यूटिलिटी स्टोर, सस्ते बाजार, इन चीज़ों से बात नहीं बनेगी। राना साहब, आप ये फौरी तौर पे रिलीफ के लिए जिस तरीके से इन्होंने भी बताया कि क्या करने जा रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं आटा, चीनी, दाल और घी पे, आज भी ऐलान किया गया कि हम बड़ा रिलीफ देंगे। फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या चीज़ें आपके नज़र में की जा सकती हैं? देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो कायरा साहब ने बात की है रिलीफ के मुतालिक, वो तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी तरीके होते हैं वो कभी भी एंड कंज्यूमर के पास रिलीफ नहीं जाता, ये बात नोट कर लें।
वो वही आता है मैन्युफैक्चरर, मिडलमैन और बीच में जो लोग होते हैं सारे, और माफिया अगर वही है इनके अपने ATM वगैरह, जिस तरह पहले भी आपने देखा कि चीनी में भी इन्होंने किया सारा। तो अभी ये जो सास प्रोग्राम कहते हैं आप, इनका सास प्रोग्राम कोई नहीं है, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसका नाम इन्होंने, उसका नाम बदलना चाहते थे लेकिन बदल नहीं सके। ठीक, आपको पता है पहले सालों में इनको बड़ी तकलीफ थी ऐसे नाम की, तो अभी इन्होंने सास प्रोग्राम उसको, और वो एक प्रोपोर्शनेट के हिसाब से ही, एक परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता रहता है। मसलन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 40 या 50 अरब का था, और पहले फिगर साहब मेरे ठीक कर रहे थे, मुझे ठीक है मेरे ज़हन में वो इतने फिगर नहीं रहते, लेकिन 40-50 अरब थे जो हमने 120 पे लेके गए, उसका बजट हमने बढ़ाया। इसी तरह ये भी इन्होंने बढ़ाया, लेकिन उसका फायदा तब यह जब टारगेटेड, जिस तरह बात किया टारगेटेड सब्सिडी, ठीक है, किसान को टारगेटेड सब्सिडी दें। अब अगर ये देंगे वहाँ पे 7500 की DAP जो वो तो एक बैग है, तो नेचुरली जहाँ ये देना चाहते हैं वो फिर वही मैन्युफैक्चरर जो है उसको दे रहे हैं। तो ये बड़ी एक विशेष सर्कल में ये फंसे हुए हैं, इनको वहां से निकलने का रास्ता है कोई नहीं। प्रॉफिट या वो बेनिफिट भी दरमियान में लोगों को, मिडिल मैन को ज्यादा चला जाता है, और उनको भी आप कहते हैं कि हुकूमती कहीं ना कहीं पुष्ट पनाही हासिल हो। मैं एक मिसाल देता हूँ सादिया, एक मिसाल देता हूँ, शायद साहब को समझ आ जाए, शायद काम आ सके। अच्छा, अगर ये चीनी इंपोर्ट करते हैं तो वहां से अगर 135 रुपए पर किलो मंगवाते हैं, तो यहाँ पे बाजार में ये 80 या 90 रुपए की दे दें तो वो होगी टारगेटेड सब्सिडी, को फायदा होगा। अगर वो किसी और जगह पे डालते हैं, आप दें आगे जाके, हमसे आप पैसे ले लें उसके, तो वो नहीं हो सकेगा, वो कभी भी नहीं हो सकता। ये टारगेटेड सब्सिडी बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि इन्होंने बाकी चीजें नहीं कुछ करना, क्योंकि इनको नहीं पता, ये अपने रेवेन्यू में फंसे रहते हैं। भाई रेवेन्यू जो लंबी, ये बड़ी एक डिस्कशन है इनकी जितने भी यही दें कि वो जो इनका विशेष सर्कल है उसमें से निकलने के लिए जरूरी है कि ये कोई ऐसे मामला करें जिससे लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचे। डायरेक्ट इसीलिए मैंने आपकी और कायरा साहब की मैंने सिफारिशात आ जाए, तजवीज आ जाए कि फौरी रिलीफ कैसे मिल सकता है। मैंने कहना है जी, फरमाइए, फिर मैं ऑन साहब की जानिब जाऊं। जी सादिया, मैं एक सिर्फ लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूँ। जो कायरा साहब ने बात की ना रूरल एरिया की, इनकी जो सेविंग क्लास बनी हुई है ना इस वक्त, वो सिर्फ रूरल जो लोग है ना, रूरल कम्युनिटी, ठीक है, देहाती जो इलाका है उससे वो 60 to 70% वहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, उनको वो पिंच नहीं है, क्योंकि उनके पास गंदम, चावल, सब्जी, दूध वगैरह अपना खाने के लिए हो जाता है गुजारा। लेकिन ये जो शहरी लोग हैं, अगर वहां पे भी अगर ये हाल हो गया ना रूरल एरिया में, तो फिर वो इनकलाब की तरफ बात जाती है। अच्छा, क्योंकि ये शहरी आबादी भी 20-30%, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इनकलाब उस वक्त आते हैं जब रूरल कम्युनिटीज जो हैं वो डायरेक्टली हिट होती हैं इस महंगाई से, इन्फ्लेशन से। ऑन साहब प्लीज क्विकली जवाब दे दीजिए, फिर क्लोजिंग टाइम हो जाएगा प्रोग्राम का। पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे दोनों सीनियर्स कम अज़ कम इस बात पे एग्री हैं कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो उससे एग्री करते हैं, और उन्होंने टारगेट सब्सिडी का कहा तो टारगेट सब्सिडी पे ही जा रहे हैं। मैंने पहले कहा 1,70,00,000 लोगों के लिए फूड सपोर्ट प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम जो किसानों के लिए लॉन्च किया है जिसमें किसान कार्ड है, वो भी टारगेटेड सब्सिडी है, यानी खाद वही 12 एकड़ से छोटे जिम्मेदार को मिलेगी जो 12 एकड़ से छोटा है। सो हमारी सब्सिडी सारी टारगेटेड है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि कम अज़ कम राणा साहब एग्री कर गए हैं कि जिस महंगाई का जो मेजर एलिमेंट है, जो ब्रंट है पड़ा, वो सिर्फ हमारा अर्बन एरियाज़ के लिए, शहरों में रहने लोगों के लिए। देहातों में महंगाई का इतना एलिमेंट नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट देहातों के रहने वाले जिम्मेदार के लिए, किसान के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है। बट रेस्ट एश्योर, हम शहर में जो रहने वाले लोग हैं उसके लिए मेजॉरिटी 2 काम है, और मैं राणा साहब कायरा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कायरा साहब पंजाब में यकीन करें सस्ता आटा लोग यकीन करें बहुत ज्यादा मुतमईन है। आप अपनी गवर्नमेंट को सिंध में कहें मेहरबानी करके जो सरकारी गंदम है उसके ऊपर वो एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम लाए, ताकि 55 रुपए किलो के हिसाब से सिंध के वहां भी सस्ता आटा खरीद सके। आप कह रहे हैं सिंध में ज्यादा महंगाई है, वहां पे आटा सस्ता तकसीम कर दें। फॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।